भारत की दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। साक्षी ने महिलाओं की 62 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की एना गॉर्डिनेज गोंजालेज को हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में साक्षी का तीसरा पदक है। साक्षी पहले हाफ के अंत तक मैच में 4-0 से पीछे चल रही थी, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने शानदार वापसी की। इससे पहले साक्षी ग्लासगो में 2014 में सिल्वर जीत चुकी हैं। वहीं गोल्ड कोस्ट 2018 में ब्रॉन्ज और रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवान तिरंगे का मान बढ़ाए हुए हैं। बजरंग पुनिया ने भी भारत की झोली गोल्ड मेडल से भर दी। उन्होंने 65 किलो वेट कैटेगरी में उपलब्धि हासिल की। बजरंग ने कनाडा के लचलान मैकलिन को हराया। बजरंग ने मैच के शुरुआत से ही अब मैकलिन पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया, जबकि मैकलिन उनके सामने बेअसर साबित हुई। बजरंग का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा मेडल है, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। बता दें कि बजरंग ने अपना सेमीफाइनल मैच महज 1 मिनट में जीता था। तालियों की गूंज, चेहरे पर सुकून और दिल में देश का नाम और फिर से रोशन करने की खुशी। तस्वीरें पहलवान बजरंग पुनिया के गांव हरियाणा के झज्जर की है, जहां बजरंग की जीत की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। जैसे ही बजरंग ने अपने विरोधी पहलवान को चित किया, गाँव में तालियां बजने लगी और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाने लगे। कॉन्फिडेंस, इसका कॉन्फिडेंस देखो कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस था। इसने गोल्ड मेडल जीता, हमें पूरा विश्वास था पहले बजरंग गोल्ड मेडल जीतेगा। बर्मिंघम में भारतीय पहलवानों का नाम गूंज रहा है। कारण है गोल्ड। भारत के एक और पहलवान दीपक पुनिया ने स्वर्ण पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया है। दीपक का ये गोल्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने पुरुषों के 86 किलो वेट कैटेगरी में पाकिस्तान की मोहम्मद इनाम को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। इनाम के खिलाफ पुनिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तानी पहलवान को एक भी मौका नहीं दिया। दीपक ने ये मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। दीपक का गोल्ड कुश्ती में तीसरा गोल्ड मेडल है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का प्रदर्शन अब तक काफी शानदार रहा है। बर्मिंघम खेलों में भारत को अब तक 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं। भारत इस वक्त मेडल टैली में 5वें स्थान पर है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद जेरेमी लाल नेरुंगा, अचिंता शिवली, लॉन बॉल, पुरुष टेबल टेनिस टीम और पहलवानों ने सोने पर कब्जा कर अंग्रेजों की धरती पर तिरंगे का जो मान बढ़ाया वो वाकई काबिले तारीफ है। भारत की स्टार रेसलर अंशु मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। अंशु को 57 किलो वेट कैटेगरी में फाइनल में 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। 21 साल की अंशु मलिक ने पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 मुकाबले तो 10-0 से जीते थे, लेकिन वो गोल्ड मेडल मुकाबले में नाइजीरियाई खिलाड़ी के सामने वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। अंशु अपने जन्मदिन के दिन फाइनल मुकाबला खेल रही थी। अंशु का कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पहला मेडल है। 8वें दिन कुश्ती में भारत के हिस्से में एक और पदक आया। पुरुषों के 125 किलोग्राम भार वर्ग में मोहित ग्रेवाल ने जमैका के जॉनसन को मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। मोहित ने अच्छी शुरुआत की और अंक ले लिया। इसके बाद उन्होंने 2 अंक का दाव लगाया और स्कोर 3-0 कर लिया। मोहित ने उन्हें फिर से बाहर कर एक और अंक ले लिया और फिर मोहित ने जॉनसन को चित कर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। मोहित ग्रेवाल साइप्रस के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कनाडा के अमरवीर देसी ने 2-12 से हरा दिया था। भारत की 23 साल की पहलवान दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग में देश को एक और मेडल दिलाया। दिव्या ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में 30 सेकंड में विरोधी पहलवान टाइगर लिली कॉकर को चित कर दिया। दिव्या काकरान हालांकि फ्री स्टाइल 68 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की ब्लेसिंग से तकनीकी श्रेष्ठता से 0-11 से हार गई थी, जिससे वो रेपेचाज में उतरी। बता दें कि 4 साल पहले गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी दिव्या ने कांस्य पदक जीता था। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा और शाम तक इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस की नेता मार्गरेट टलवा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। दरअसल मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में हर घर तिरंगा को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होने जा रही है। इसको लेकर ममता बनर्जी शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में हर घर तिरंगे को लेकर सभी सीएम की बैठक में शामिल होंगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार की सुबह 10 बजे नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगी। दरअसल देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली में तिरंगा रैली और बाइक रैली निकाली जाएगी। तिरंगा रैली सुबह 7:30 बजे तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होगी। इसमें 750 बाइकर्स केसरिया पगड़ी पहनकर बाइक चलाएंगे। वहीं सुबह 10:45 से दिल्ली बीजेपी ऑफिस से बाइक रैली शुरू होगी। 75 किलोमीटर लंबी बाइक रैली इंडिया गेट के पास पहुंचकर 75 मीटर लंबा तिरंगा फहराएगी। इसमें संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस बार फिर से इस महीने आज और कल 7 अगस्त को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केजरीवाल आज टाउन हॉल में जामनगर के व्यापारियों को संबोधित करेंगे और 7 अगस्त को छोटा उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। 1 महीने के अंदर केजरीवाल गुजरात का कई बार दौरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया, यह सभी राम भक्तों का अपमान है। उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि 5 अगस्त को अयोध्या दिवस है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। 5 अगस्त को जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उसी दिन पिछले 2 साल से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस। प्रातः काल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने रामायण की चौपाई लिखते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, देश भर के गरीबों और मध्य वर्ग के ऊपर पड़ रही महंगाई की मार के खिलाफ लड़ना जन अनुरागी भगवान राम का दिखाया रास्ता है। जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है, वह भगवान राम पर वार करता है। जो महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को मिथ्या वचन कहता है, वह लोकनायक राम और भारत के जन का अपमान करता है। दरअसल कांग्रेस के काले कपड़ों के प्रोटेस्ट को अमित शाह के राम मंदिर से जोड़ने पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल दौरे पर रहेंगे और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम खट्टर आज 134 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 8 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। करनाल में WJC के कैनाल डेवलपमेंट फ्रंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम सेक्टर 7 में बने पब्लिक पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। राजधानी में अपने दौरे के दौरान सीएम मानिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और पीएम को राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराएंगे। सीएम ने कहा है, दूसरे राज्यों की तुलना में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में त्रिपुरा का प्रदर्शन अच्छा है। राज्य में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं की प्रगति के बारे में पीएम मोदी को एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। दरअसल दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है। वहीं दिल्ली के एलजी ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शराब घोटाले पर निशाना साधते हुए कल एक वीडियो पोस्ट किया था।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। वे दोपहर 2 बजे दिल्ली रवाना होंगे। वे राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी आज राष्ट्रपति भवन में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। वहीं 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 8 अगस्त को वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। वहीं टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू भी आज दिल्ली दौरे पर हैं। टीडीपी प्रमुख राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आज शामिल होंगे। ये आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाया है। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी। बता दें कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चला रही है। राजधानी भोपाल की नई शहर सरकार आज शपथ लेने जा रही है। इसको लेकर आईएसबीटी स्थित नगर निगम ऑफिस में निगम अमला तैयारी में जुट गया है। समारोह के लिए आईएसबीटी परिसर में वाटरप्रूफ डोम तैयार किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने की भी संभावना है। इस दौरान भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री विश्वास सारंग समेत कई और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दरअसल 8 अगस्त को नवगठित निगम परिषद की पहली बैठक होगी, जिसमें परिषद अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पसमानदा मुस्लिम स्नेह मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद शामिल हुए। पसमानदा मुस्लिम यानी पिछड़े मुसलमानों का कहना है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए अच्छी योजनाएं ला रही है। इसी वजह से केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार लगातार जीत रही है। प्रयागराज नगर निगम ने घरों में कुत्तों को पालने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लेट फीस देनी होगी। निगम ने फरमान जारी किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के घर में कुत्ता पालने और सड़कों पर टहलते समय पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा। 5,000 रुपए जुर्माना के साथ ही जेल तक की कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नगर निगम पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है। महाराष्ट्र में सत्ता गठन के 1 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस कड़ी में दिल्ली दौरे से पहले सीएम एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज और कल दिल्ली के दौरे पर हैं। इसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम फिर से दिल्ली का दौरा करेंगे, जो काफी खास माना जा रहा है। ये टूर कुल 2 दिनों का होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो यूपी के नोएडा का बताया जा रहा है, जिसमें एक कथित बीजेपी नेता एक महिला से बदतमीजी से पेश आ रहा है और गाली गलौज कर रहा है। वीडियो नोएडा के सेक्टर 93 में ग्रैंड ओमिक सोसाइटी का है, जहां पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। चली जाएगी वैसे भी इलाज करके जो है लीगल वो होएगा, लीगल कुछ ना कर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 12 अगस्त के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुर्शिद मोहम्मद अब्दुल और अब्दुल अरबाज सलीम के रूप में हुई है। दरअसल नुपुर शर्मा के विवादित पोस्ट का समर्थन करने के चलते उमेश कोले की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट का आज कोर्ट संज्ञान लेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में मामले की सुनवाई पर कहा था कि जो सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आरोपी की संलिप्तता दिखाने के लिए ये सबूत शुरुआती तौर पर पर्याप्त है। वहीं कोर्ट ने मेडिकल बेस पर सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए रोक दी थी। पात्रा चौल केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी भी ईडी के घेरे में आ गई हैं। ईडी ने वर्षा राउत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए ईडी ने कल वर्षा राउत को समन जारी किया था। वर्षा राउत के खाते में लेन देन की जानकारी सामने आने के बाद छानबीन को लेकर ईडी की ओर से ये समन जारी हुआ है। इससे पहले ईडी ने रविवार को संजय राउत के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने संजय राउत से कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल संजय राउत ईडी की कस्टडी में है।
फीस बढ़ोतरी को लेकर आईआईटी बॉम्बे प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने बड़ा फैसला किया। छात्र आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो तब तक हड़ताल करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। बता दें कि आईआईटी बॉम्बे प्रबंधन फीस बढ़ोतरी को वापस लेने के मूड में नहीं है। संस्थान का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फीस में की गई ये बढ़ोतरी उचित है। वहीं छात्र इस फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि फीस कमेटी इस मुद्दे को अंतिम रूप दे चुकी है। यूपी में अमरोहा के गांव साथलपुर में बीते गुरुवार को हुई गायों की मौत के मामले में सीएम के निर्देश पर अमरोहा पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर रजनीश दुबे की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें पशुधन विभाग के डायरेक्टर और कमिश्नर दोनों शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जब जाँच रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 61 गायों की मौत हुई है और बाकी जो गायें हैं लगभग स्वस्थ हैं। यूपी ही नहीं, राजस्थान में भी गायों पर संकट आन पड़ा है। यहाँ संक्रामक चर्म रोग से अब तक 4000 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा गाय संक्रमित हैं। बताया जा रहा है कि ये गाय लंपी वायरस से संक्रमित हैं। वहीं एक अधिकारी के मुताबिक मरने वाले मवेशियों में अधिकांश गायें हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये रोग राज्य के 14 से ज्यादा जिलों में फैल चुका है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कई गांवों में गायों को लंपी वायरस के लक्षण मिलने से गांव में दहशत फैल गई है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग में अलर्ट मोड पर आ गया है। दरअसल रतलाम के सेमलिया गांव में 1 दर्जन से ज्यादा गायों के शरीर पर छोटी छोटी गांठें होकर घाव बन गए हैं। वहीं बरबुदना गांव की कई गायों में भी ऐसे लक्षण देखे गए हैं। लंपी वायरस जैसे लक्षण देखने के बाद पशु चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने बीमारी के पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं की है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पुलिस कर्मियों द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में पुलिसकर्मी एक 70 साल के बुजुर्ग को पीट रहा है। जिस व्यक्ति को पुलिस वाले पीट रहे हैं वो एक बस कंडक्टर है। परिवार का आरोप है कि बस कंडक्टर ने पुलिस वालों के एंट्री फीस देने से मना कर दिया, जिससे नाराज पुलिस वालों ने बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया। पंजाब के धूरी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की राजनीति से कांग्रेस और अकाली दल की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है और इन दलों के नेता अब भी इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि वे सत्ता में हैं। हालांकि सत्ता के भूखे ये नेता भूल गए हैं कि पंजाब के बुद्धिमान और बहादुर लोगों ने एक ऐसी सरकार चुनी है जो उत्साहपूर्वक उनकी सेवा कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि दोनों दलों का नेतृत्व अब तक विधानसभा चुनाव के दौरान मिली करारी हार से उबर नहीं पाया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान एक नागरिक की मौत हो गई और सेना का एक जवान घायल हो गया। दरअसल सेना की आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इस पर इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तभी आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना के आतंकियों से इस मुठभेड़ में सेना के जवान किरण सिंह और एक नागरिक मंजूर घायल हो गए, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। वहीं घायल जवान का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मुंबई के परेल स्थित वाडिया हॉस्पिटल के पहली मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना जल्द ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी गई। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महज 1-2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि ऑपरेशन थिएटर कई दिनों से बंद पड़ा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मरीजों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वाडिया अस्पताल के पहले फ्लोर पर बंद पेडियाट्रिक ओटी में आग लग गई थी। हैदराबाद से पुलिस ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर को एक महिला पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 35 साल का मोहम्मद आरिफ एक निजी एम्बुलेंस चालक है। 2 दिन पहले ओजीएच अस्पताल परिसर में बहस के बाद आरिफ ने 27 साल की महिला की पिटाई कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को कई बार थप्पड़ मारे और गाली देते हुए धक्का दे दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में धारा 354, 324 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
93वीं बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने 2 आईईडी बरामद किए हैं। ये आईईडी सड़क पर एक मोड़ के पास मिट्टी के नीचे दबाकर छिपाए गए थे, जिन्हें सेना के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले 10-10 किलो के 2 आईईडी बरामदगी से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जवानों को आईईडी का पता उस वक्त चला जब सैनिक इलाके में सड़क खोलने और तलाशी अभियान पर थे। संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों ने सेना के जवानों पर हमला करने की नीयत से सड़क के किनारे 2 आईईडी प्लांट किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से फोन पर बात की। पीएमओ ने बताया कि मोदी ने मई में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देश के 17वें राष्ट्रपति बनने पर मार्कोस जूनियर को बधाई दी। पीएमओ ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग के तेजी से विकास पर संतोष व्यक्त किया। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2419 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 2 लोगों की जान गई है। इस समय राजधानी में संक्रमण दर भी 13% के करीब पहुंच गया है। अब दिल्ली में मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग की रफ्तार उतनी तेज नहीं चल रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 18,685 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 13,287 RT-PCR टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 6,876 पहुँच गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पार्थ और अर्पिता को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के अपार्टमेंट से करोड़ों रुपए नगद, सोना और संपत्ति दस्तावेज मिले थे। अब पार्थ और अर्पिता 18 अगस्त तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। वहीं अर्पिता के वकील ने उनकी जान को खतरा बताया है और कोर्ट से डिवीजन 1 कैदी की कैटेगरी में रखने की अपील की है। गुजरात के साबरकांडा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कलयुगी मां बाप ने एक दूधमुही बच्ची को जिंदा खेत में दफना दिया। घटना की सूचना मिलने पर रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्ची को बचा लिया गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन की तो इंसानियत की सारी हदें पार करने वाले कलयुगी मां बाप का पता चल गया। पुलिस ने दोनों मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। असम के तिनसुकिया में नमाईथोंग गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के आंगनवाड़ी केंद्र में 8 बच्चों समेत 10 लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि इन बच्चों ने गलती से फिनाइल का सेवन कर लिया था। सभी बच्चों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने बाद में उनमें से कुछ को तिनसुकिया सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी ने बच्चों के लिए खाना बनाते समय दूध की जगह फिनाइल मिला दी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल 2 बड़े धमाकों में बदल गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है और 18 लोग घायल हुए हैं। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। विस्फोट महिलाओं को लक्ष्य बनाकर किया गया था। घटना के पीड़ितों में भी ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट काबुल के पश्चिमी इलाके में हुए हैं। इसमें हजारा और शिया लोगों को निशाना बनाया गया है। काबुल में जहां धमाका हुआ है वो रिहायशी इलाका है और यहाँ शिया मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद भी चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में उसने फिर से ताइवान के एयर स्पेस और समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 68 चीनी विमानों, 13 युद्धपोतों ने शुक्रवार को मध्य रेखा को पार किया है। ताइवान ने चीन की इस हरकत की निंदा की है। इससे पहले चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और फाइटर जेट्स को तैनात किया था।